हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोग यहां पर एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 12 की पाठ्य पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत कवर कर रहे हैं। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 9वां है। यहां पर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। व्यापार का तात्पर्य वस्तुओं और सेवाओं के स्वैच्छिक आदान प्रदान से होता है। व्यापार करने के लिए केवल एक पक्ष का होना आवश्यक है। विभिन्न राष्ट्रों के बीच राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। आप एक तृतीय क्रियाकलाप के रूप में व्यापार शब्द से पहले ही परिचित हैं, यानी आपने चैप्टर नंबर 7 में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। व्यापार जो है तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। व्यापार का तात्पर्य है वस्तुओं और सेवाओं के स्वैच्छिक आदान प्रदान से होता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। व्यापार करने के लिए केवल एक पक्ष का होना आवश्यक नहीं है, बल्कि यहां पर दो पक्ष होने चाहिए, एक क्रेता यानी खरीदने वाला और दूसरा विक्रेता यानी बेचने वाला। तो व्यापार करने के लिए दो पक्षों का होना आवश्यक है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। व्यापार दो स्तरों पर किया जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय। तो विभिन्न राष्ट्रों के बीच राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तुओं और सेवाओं का जो आदान प्रदान होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन सही है। यहां पर आपका केवल 1 और 3 कथन सही है, तो आपका सही आंसर है पहले का डी, केवल 1 और 3। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। आदिम समाज में व्यापार का आरंभिक स्वरूप विनिमय व्यवस्था था, जिसमें वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान होता था। नागालैंड का जॉन बील मेला संभवतः भारत का एकमात्र मेला है जहां विनिमय व्यवस्था आज भी जीवित है। बात करें हम आदिम समाजों की, तो आदिम समाजों में किसी भी प्रकार की मुद्रा का चलन नहीं था, यानी आज जो आप आभासी मुद्रा देख रहे हैं उस तरह की आभासी मुद्रा का चलन आदिम समाजों में नहीं था। यहाँ पर विनिमय व्यवस्था का चलन था। जैसे मान लीजिए किसी के पास गेहूं है और उसको चीनी चाहिए, तो पंसारी क्या जाएगा, उसको अपने गेहूं देगा और उसके बदले में वो चीनी ले आएगा। तो ये जो व्यवस्था है ये विनिमय व्यवस्था कहलाती है, और इसमें वस्तु के बदले में रुपए के स्थान पर वस्तु दी जाती है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। सेकंड वाला कथन जो है ये आपका सही नहीं है। हर जनवरी में फसल कटाई की ऋतु के बाद गुवाहाटी से 35 किलोमीटर दूर जॉगी रोड में जॉन बील मेला लगता है, और यह संभवतः भारत का एकमात्र ऐसा मेला है जहां विनिमय व्यवस्था आज भी जीवित है। तो ये नागालैंड में नहीं लगता है, बल्कि ये असम के गुवाहाटी से 35 किलोमीटर दूर जॉगी रोड एक स्थान है, वहां पर लगता है, यानी असम राज्य में लगता है। तो आपका सेकंड वाला कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा, केवल पहला वाला कथन यहाँ पर सही है। तो आपका सही आंसर है सेकंड का ए, केवल 1। तीसरा प्रश्न है आपका, सैलरी शब्द लैटिन शब्द सैलरियम से बना है, जिसका अर्थ है अनाज के द्वारा भुगतान, नमक के द्वारा भुगतान, चकमक पत्थर के द्वारा भुगतान, मवेशी के द्वारा भुगतान। देखिए सैलरी शब्द जो है लैटिन शब्द सैलरियम से बना है, इसका अर्थ होता है नमक के द्वारा भुगतान। पुराने समय में समुद्र के जल से नमक बनाना ज्ञात नहीं था, और इसे केवल खनिज नमक से बनाया जा सकता था, जो उस समय प्राय दुर्लभ और खर्चीदार था। यही वजह है कि यह भुगतान का एक माध्यम बना। तो यहां पर आपका सही आंसर है तीसरे का डी वाला। चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। औद्योगिक क्रांति के पश्चात कच्चे माल जैसे अनाज, मांस, ऊन की मांग भी बढ़ी, लेकिन विनिर्माण की वस्तुओं की तुलना में उनका मौद्रिक मूल्य घट गया। औद्योगिकृत राष्ट्रों ने कच्चे माल के रूप में प्राथमिक उत्पादों का आयात किया और मूल्यपरक तैयार माल को वापस अनौद्योगिकृत राष्ट्रों को निर्यात कर दिया। देखिए आपका पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। औद्योगिक क्रांति के पश्चात कच्चे माल की मांग बढ़ी है, लेकिन विनिर्माण की जो वस्तुएं हैं इनकी तुलना में इनका जो मौद्रिक मूल्य है वो घट गया है। तो आपका पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। वहीं औद्योगिकृत राष्ट्रों ने कच्चे माल के रूप में प्राथमिक उत्पादों का आयात किया है और अपने देश में बना हुआ जो मूल्यपरक सामान है उसका अनौद्योगिकृत राष्ट्रों को निर्यात किया है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले जो प्रदेश थे अब वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह गए थे, और औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे के इस समय मुख्य ग्राहक बन गए थे। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 कथन दोनों ही सही है। तो आपका सही आंसर है चौथे का सी, यानी 1 और 2 दोनों। पांचवा प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तुओं और सेवाओं के तुलनात्मक लाभ, परिपूरकता व हस्तांतरणीयता के सिद्धांतों पर आधारित होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
उत्पादन में निम्नीकरण का परिणाम है। देखिए आपका सेकंड वाला कथन गलत है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में विशिष्टीकरण का परिणाम होता है। यदि विभिन्न राष्ट्र वस्तुओं के उत्पादन या सेवाओं की उपलब्धता में श्रम विभाजन और विशेषीकरण को प्रयोग में लाएं तो यह विश्व की अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करता है। यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तुओं और सेवाओं के तुलनात्मक लाभ, परिपूरकता व हस्तांतरणीयता के सिद्धांतों पर आधारित होता है। तो आपसे पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। केवल सेकंड वाला कथन सही नहीं है, तो आपका सही आंसर है पांचवें का बी, केवल सेकंड। छठवां प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए आधारों में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार हैं? राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता, जनसंख्या कारक, आर्थिक विकास की प्रावस्था, विदेशी निवेश की सीमा, परिवहन। सबसे पहला हम देखते हैं राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। भौतिक संरचना जैसे कि भूविज्ञान, उच्चावच, मृदा व जलवायु में भिन्नता के कारण विश्व के राष्ट्रीय संसाधनों में अधिक विविधता पाई जाती है और विविधता के कारण कहीं खनिजों का आयात करना पड़ता है तो कहीं कृषि संबंधित वस्तुएं आयात करनी पड़ती हैं और यही विविधता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार तैयार करती है। तो यहाँ पर एक तो ये आधार है। अगला आ जाता है जनसंख्या कारक। तो जनसंख्या का सांस्कृतिक कारक और जनसंख्या का आकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार है। विशिष्ट संस्कृतियों में कला तथा शिल्प के विभिन्न रूप विकसित हुए हैं और इन्हें विश्व भर में सराहा जाता है और उनका व्यापार किया जाता है। तो जनसंख्या कारक भी एक आधार है। आर्थिक विकास की प्रावस्था, तो देशों के आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में व्यापार की गई वस्तुओं का जो स्वभाव है ये परिवर्तित हो जाता है। कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण देशों में विनिर्माण की वस्तुओं के लिए कृषि उत्पादों का विनिर्माण किया जाता है, जबकि औद्योगिक राष्ट्र मशीनरी और निर्मित उत्पादों का निर्यात करते हैं और खाद्यान्न तथा अन्य कच्चे पदार्थों का ये आयात करते हैं। तो आर्थिक विकास की प्रावस्था भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक आधार है। विदेशी निवेश की सीमा, देखिए विदेशी निवेश विकासशील देशों में व्यापार को बढ़ावा दे सकता है जिनके पास खनन प्रभेदन द्वारा तेल खनन, भारी अभियांत्रिकी, काठ कबाड़ तथा बागवानी कृषि के विकास के लिए आवश्यक पूंजी का अभाव है। तो वहां पर उनके लिए उनको गति देने के लिए ये भी एक आधार है। आगे बात कर लेते हैं परिवहन। रेल, समुद्री तथा वायु परिवहन के विस्तार और प्रशीतन तथा परिरक्षण के बेहतर साधनों के साथ व्यापार ने स्थानिक विस्तार का अनुभव भी किया है। तो यहाँ पर आपका परिवहन भी एक अहम रोल अदा करता है। तो यहाँ पर ये सभी जो है आधार प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है छठवें का डी, 1, 2, 3, 4 और 5। सातवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है? व्यापार की गई वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार के परिमाण के रूप में जाना जाता है। वर्तमान समय में विश्व व्यापार का अधिकांश प्राथमिक क्षेत्र के आधिपत्य में है। लागत की दृष्टि से नहीं वरन भिन्न भिन्न कारणों से अलग अलग कीमत की किसी वस्तु को दो देशों में विक्रय करने की प्रथा डंप करना कहलाती है। देखिए आपका पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। व्यापार की गई वस्तुओं का वास्तविक तौल परिमाण कहलाता है। हालांकि व्यापारिक सेवाओं को तौल में नहीं मापा जा सकता है, इसलिए व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार के परिमाण के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन यहाँ पर सही नहीं है। पिछली शताब्दी के आरंभ में प्राथमिक उत्पादों का व्यापार प्रधान था, बाद में विनिर्मित वस्तुओं ने प्रमुखता प्राप्त कर ली और वर्तमान समय में विश्व व्यापार का अधिकांश विनिर्माण क्षेत्र के आधिपत्य में है। यानी यहाँ पर ये वर्तमान समय की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका जो विनिर्माण सेक्टर है, द्वितीयक सेक्टर है, उसका आधिपत्य है, न कि प्राथमिक सेक्टर का। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। डंप के बारे में लागत की दृष्टि से नहीं वरन भिन्न भिन्न कारणों से अलग अलग कीमत की किसी वस्तु को दो देशों में विक्रय करने की जो प्रथा है वो डंप करना कहलाती है। तो यहाँ पर आपका केवल 1 और 3 कथन सही है। तो आपका सही आंसर है सातवें का ए, केवल 1 और 3। आठवां प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? ऐतिहासिक रूप से वर्तमान कालिक विकासशील देश मूल्यपरक वस्तुओं और शिल्प आदि का यूरोपीय देशों को निर्यात किया करते थे। 19वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय देशों ने विनिर्माण वस्तुओं को अपने उपनिवेशों से खाद्य पदार्थ तथा कच्चे माल के बदले निर्यात करना शुरू कर दिया। देखिए आपका पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। औद्योगिक क्रांति से पहले यूरोपीय कंट्रियों में हमारे यहाँ यानी भारत के बने हुए सामान का बोलबाला था। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन ये बिल्कुल सही है। 19वीं शताब्दी के दौरान व्यापार की दिशा में प्रत्यावर्तन हुआ है और अब यूरोपीय देशों ने विनिर्माण वस्तुओं को अपने उपनिवेशों से खाद्य पदार्थ और कच्चे माल के बदले निर्यात करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहाँ पर आपका 1 और 2 कथन दोनों ही सही हैं। आपका सही आंसर है 8वें का सी, यानी 1 और 2 दोनों।
9वां प्रश्न है आपका, व्यापार संतुलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। व्यापार संतुलन एक देश के द्वारा अन्य देशों को आयात एवं निर्यात की गई वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा का प्रलेखन करता है। यदि किसी देश के निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य की तुलना में कम है तो देश का व्यापार संतुलन धनात्मक अथवा अनुकूल है। ऋणात्मक संतुलन का अर्थ है कि देश वस्तुओं के क्रय पर विक्रय से अर्जित की अपेक्षा अधिक व्यय करता है। देखिए आपका पहला वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। व्यापार संतुलन एक देश के द्वारा अन्य देशों को आयात एवं इसी प्रकार निर्यात की गई वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा का प्रलेखन करता है। देखिए सेकंड वाला जो कथन है यहाँ पे बोला गया है कि यदि किसी देश के निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य की तुलना में कम है तो देश का व्यापार संतुलन धनात्मक अथवा अनुकूल है। इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। मान लेते हैं किसी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और मान लीजिए कोई एक देश है उसकी अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस देश ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में जो अपना एक्सपोर्ट किया है यानी कि जो इसने अपना निर्यात किया है उसका मूल्य 100 करोड़ रुपए है, ठीक है। और इसने जो इंपोर्ट किया है, ठीक है, यानी आयात किया है उसका मूल्य 150 करोड़ रुपए है। अब बताइए आप लोग यहां पर क्या ये धनात्मक में है? नहीं, यहां पर ये -50 करोड़ के ऋणात्मक संतुलन में आ जाएगा, धनात्मक में नहीं है। धनात्मक तब होता जब इसका जो निर्यात वाला मूल्य था ये अगर ज्यादा होता, मान लेते निर्यात का मूल्य इसका 150 हो जाता और आयात जो है मात्र 100 का हो जाता, 100 करोड़ का हो जाता, तो ये धनात्मक स्थिति में पहुंच जाता, यानी ये 50 करोड़ रुपए की धनात्मक स्थिति में पहुंच जाता और ये व्यापार जो है संतुलन इसके अनुकूल हो जाता। लेकिन यहाँ तो स्थिति उलट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यानी यदि किसी देश के निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य की तुलना में अगर अधिक है, अगर अधिक होता तो देश का जो व्यापार है ये संतुलन धनात्मक हो जाता। चूंकि यहां पर कम है तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, ना कि धनात्मक। तीसरा वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। ऋणात्मक संतुलन का अर्थ है देश वस्तुओं के क्रय और पर विक्रय से अर्जित की अपेक्षा अधिक व्यय करता है। ये बात बिल्कुल सही है। एक देश की आर्थिकी के लिए व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन के गंभीर निहितार्थ होते हैं। तो यहां पर आपका पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। केवल सेकंड वाला कथन सही नहीं है, तो आंसर है 9 में का बी, केवल सेकंड। 10वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। द्विपार्श्विक व्यापार बहुत से व्यापारिक देशों के साथ किया जाता है। व्यापार हेतु अर्थव्यवस्थाओं को खोलने का कार्य मुक्त व्यापार अथवा व्यापार उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। घरेलू उत्पादों एवं सेवाओं से प्रतिस्पर्धा करने के लिए व्यापार उदारीकरण सभी स्थानों से वस्तुओं और सेवाओं के लिए अनुमति प्रदान करता है। देखिए द्विपार्श्विक व्यापार दो देशों के द्वारा एक दूसरे के साथ किया जाता है, न कि बहुत से व्यापारिक देशों के साथ किया जाता है। तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। वहीं जो आपका बहुपार्श्विक व्यापार होता है वो बहुत से व्यापारिक देशों के साथ किया जाता है। सेकंड वाला कथन आपका जो है ये बिल्कुल सही है। व्यापार हेतु अर्थव्यवस्थाओं को खोलने का कार्य मुक्त व्यापार अथवा व्यापार उदारीकरण के रूप में जाना जाता है और यह कार्य व्यापारिक अवरोधों जैसे सीमा शुल्क को घटाकर किया जाता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये बिल्कुल सही है। घरेलू उत्पादों और सेवाओं से प्रतिस्पर्धा करने के लिए व्यापार उदारीकरण सभी स्थानों से वस्तुओं और सेवाओं के लिए अनुमति प्रदान करता है। आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। यहां पर आपका केवल 2 और 3 कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 10 का डी, केवल 2 और 3। 11वां प्रश्न है आपका, व्यापार व शुल्क हेतु सामान्य समझौता गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। गेट की स्थापना 1958 में की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य शुल्कों, कोटा और सब्सिडी की कमी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बाधाओं को कम करना था। जनवरी 1985 से गेट को विश्व व्यापार संगठन WTO में रूपांतरित कर दिया गया। आपका पहला वाला कथन यहां पर सही नहीं है। देखिए 1948 में विश्व को उच्च सीमा शुल्क और विभिन्न प्रकार की अन्य बाधाओं से मुक्त कराने हेतु कुछ देशों के द्वारा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ का गठन किया गया, यानी कि 1958 में नहीं बल्कि 1948 में हुआ है। इसका प्रमुख उद्देश्य शुल्कों, कोटा और सब्सिडी की कमी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बाधाओं को कम करना था। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। 1994 में 1994 में इसके सदस्य देशों के द्वारा राष्ट्रों के बीच मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार को बढ़ाने के लिए एक स्थायी संस्था के निर्माण का निश्चय किया गया और जनवरी 1995 से गेट को विश्व व्यापार संगठन में रूपांतरित कर दिया गया। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन गलत है। 1985 से नहीं, 1995 में
गेट जो है WTO में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो यहां पर आपका केवल सेकंड वाला कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 11 का ए, केवल सेकंड। 12वां प्रश्न है आपका, विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है, ये आपको बताना है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा इन स्विट्जरलैंड में है। भारत विश्व व्यापार संगठन के संस्थापक सदस्य में से एक रहा है। विश्व व्यापार संगठन दूरसंचार और बैंकिंग जैसी सेवाओं को अपने कार्यों में सम्मिलित नहीं करता है। देखिए आपका पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना आपको पता ही है, यानी गेट के स्थान पर 1995 में इसकी स्थापना हुई है और इसका मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। भारत जो है विश्व व्यापार संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक रहा है। थर्ड वाला जो कथन है आपका ये सही नहीं है। यहाँ बोला गया है विश्व व्यापार संगठन दूरसंचार और बैंकिंग जैसी सेवाओं को अपने कार्यों में सम्मिलित नहीं करता है, ये गलत है। देखिए विश्व व्यापार संगठन दूरसंचार और बैंकिंग जैसी सेवाओं तथा अन्य विषयों जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार को भी अपने कार्यों में सम्मिलित करता है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन जो है ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका केवल एक और दो कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 12 का सी, केवल एक और दो। 13वां प्रश्न है आपका, आसियान प्रादेशिक समूह का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मनीला, जकार्ता, बैंकॉक, कुआलालंपुर। आसियान प्रादेशिक समूह की उत्पत्ति जो है 1967 में हुई है और इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। तो आपका सही आंसर है 13 का बी वाला। 14वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण अमेरिकी देश ओपेक का सदस्य है? अर्जेंटीना, ब्राजील, उरुग्वे, वेनेजुएला। ओपेक की फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज और ओपेक समूह का जो गठन है 1949 में किया गया है। इसका मुख्यालय जो है वियना में है। यहां पे पूछा गया है कि कौन सा एक दक्षिण अमेरिकी देश, यानी ये चारों दक्षिण अमेरिकी देश हैं, इनमें से वेनेजुएला भी इसका सदस्य है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 14 का डी वाला। 15वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से भारत किस प्रादेशिक समूह का हिस्सा है? नाफ्टा, साफ्टा, आसियान, CIS। देखिए भारत जो है यहां पर साफ्टा का हिस्सा है। साफ्टा की फुल फॉर्म है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी ये जो बना है साफ्टा ग्रुप बना है ये सन 2006 में बना है। तो इसके सदस्यों में बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, नेपाल, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका हैं। नाफ्टा की अगर बात करें तो नाफ्टा की जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। तो नाफ्टा जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको ये तीनों इसके सदस्य देश हैं। आसियान के बारे में आप जानते ही हैं। CIS देशों की अगर बात करें, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट की बात करें तो इसमें अर्मीनिया, अजरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, रूस, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान इसमें आते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 15 का बी वाला, यानी हम अभी साफ्टा के यहां पे सदस्य हैं, इन तीनों के फिलहाल में अभी नहीं है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 15 का बी वाला। 16वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है? औद्योगिक पत्तन सामान्य नौभार संवेष्टित उत्पादों तथा विनिर्मित वस्तुओं का निपटान करने के साथ साथ यात्री यातायात का भी प्रबंध करते हैं। वाणिज्यिक पत्तन थोक नौभार के लिए विशेषीकृत होते हैं। देखिए आपका पहला वाला कथन यहाँ पर सही नहीं है। यहाँ औद्योगिक पत्तन नहीं बल्कि वाणिज्यिक पत्तन सामान्य नौभार संवेष्टित उत्पादों और विनिर्मित वस्तुओं का निपटान करने के साथ साथ यात्री यातायात का भी प्रबंध करते हैं। वहीं जो औद्योगिक पत्तन है ये थोक नौभार के लिए विशेषीकृत होते हैं। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 16 का सी, यानी 1 और 2 दोनों ही सही नहीं है। 17वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से पत्तन के किस रूप को संसार के महान पत्तन के रूप में वर्गीकृत किया गया है? विस्तृत पत्तन, तेल पत्तन, नौसेना पत्तन, औद्योगिक पत्तन। देखिए विस्तृत पत्तन को संसार के महान पत्तन के रूप में वर्गीकृत किया गया है और ये पत्तन बड़े परिमाण में सामान्य नौभार का थोक में प्रबंध करते हैं। संसार के अधिकांश महान पत्तन विस्तृत पत्तनों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 17 का ए वाला। 18वां प्रश्न है आपका, अवस्थिति के आधार पर पत्तनों के प्रकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? अंतर्देशीय पत्तन समुद्री तट के नजदीक अवस्थित होते हैं। अंतर्देशीय पत्तन नदी अथवा नहर द्वारा
समुद्र से जुड़े होते हैं। बाह्य पत्तन गहरे जल के पत्तन हैं और वास्तविक पत्तन से दूर बने होते हैं। अंतर्देशीय पत्तन समुद्री तट से नजदीक नहीं बल्कि ये दूर अवस्थित होते हैं, तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। अंतर्देशीय पत्तन नदी अथवा नहर द्वारा समुद्र से जुड़े हुए होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर राइन नदी पर जो पत्तन बने हैं मैनहीम और ड्यूसबर्ग, वो आपके अंतर्देशीय पत्तन में आ जाते हैं। तीसरा वाला जो कथन है आपका, ये बिल्कुल सही है। बाह्य पत्तन गहरे जल के पत्तन हैं जो वास्तविक पत्तन से दूर बने होते हैं, और ये उन जहाजों जो अपने बड़े आकार के कारण उन तक पहुंच पाने में अक्षम हैं, इनको ग्रहण करके पैतृक पत्तनों को सेवाएं प्रदान करते हैं। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन सही है। तो यहां पर आपका केवल 2 और 3 कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 18 का बी, केवल 2 और 3। 19वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्देशीय पत्तन नहीं है? मैनहीम, ड्यूसबर्ग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, पिरेइयस। देखिए मैनहीम और ड्यूसबर्ग दोनों राइन नदी के पत्तन हैं, यानी ये अंतर्देशीय पत्तन हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन जो है अभी हाल में ही कोलकाता पत्तन का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन कर दिया गया, और यह भी आपका एक अंतर्देशीय पत्तन है जो कि हुगली नदी पर स्थित है। पिरेइयस की बात करें तो पिरेइयस एथेंस और यूनान को अपनी सेवाएं प्रदान करता है, और ये एक बाह्य पत्तन है। तो यहां पर आपका जो आंसर होगा वो होगा 19 का डी वाला, यानी ये जो पिरेइयस जो है ये अंतर्देशीय पत्तन नहीं है। 20वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? तेल पत्तन तेल के प्रक्रमण और नौ परिवहन का कार्य करते हैं। मार्ग पत्तन मूल रूप से मुख्य समुद्री मार्गों पर विश्राम केंद्र के रूप में विकसित हुए हैं। देखिए आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। तेल पत्तन तेल के प्रक्रमण और नौ परिवहन का कार्य करते हैं। इनमें से कुछ टैंकर पत्तन हैं और कुछ तेल शोधन पत्तन हैं। पर्सिया की खाड़ी पर अबादान एक तेल शोधन पत्तन है। सेकंड वाला कथन यहां पर यह भी सही है। देखिए मार्ग पत्तन जो मूल रूप से मुख्य समुद्री मार्गों पर विश्राम केंद्र के रूप में विकसित हुए हैं, और यहां पर जहाज पुनः ईंधन भरने, जल भरने या खाद्य सामग्री लेने के लिए लंगर डाला करते थे, तो इन्हें मार्ग पत्तन के रूप में जाना जाता है। जैसे अदन, होनोलुलु, सिंगापुर, ये इसके अच्छे उदाहरण हैं। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही है। आपका सही आंसर है 20 का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 21वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? पैकेट स्टेशन विशेष रूप से छोटी दूरियों को तय करते हुए जलीय क्षेत्रों के आर पार डाक तथा यात्रियों के परिवहन से जुड़े होते हैं। आंत्रपो पत्तन एकत्रण केंद्र है जहां विभिन्न देशों से निर्यात हेतु वस्तुएं लाई जाती हैं। नौसेना पत्तन केवल सामाजिक महत्व के पत्तन होते हैं। देखिए पैकेट स्टेशन को फेरी पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। ये पैकेट स्टेशन विशेष रूप से छोटी दूरियों को तय करते हुए जलीय क्षेत्रों के आर पार डाक तथा यात्रियों के परिवहन से जुड़े होते हैं। इसका अच्छा एग्जाम्पल है इंग्लिश चैनल के आर पार इंग्लैंड में डोबर और फ्रांस में कैलाइस पैकेट स्टेशन। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। आंत्रपो पत्तन की बात करें तो आंत्रपो पत्तन एकत्रण केंद्र है जहां विभिन्न देशों से निर्यात हेतु वस्तुएं लाई जाती हैं। इसका अच्छा उदाहरण आपका सिंगापुर पत्तन है। सिंगापुर एशिया के लिए एक आंत्रपो पत्तन है। तीसरा वाला कथन आपका ये भी सही है। नौसेना पत्तन केवल सामाजिक महत्व के पत्तन है, और ये पत्तन युद्धक जहाजों को सेवाएं देते हैं और उनके लिए मरम्मत कार्यशालाएं चलाते हैं। तो यहां पर आपका तीसरा वाला भी सही है। यहां पर आपका 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। तो आपका सही आंसर है यहां पर 21 का डी, 1, 2 और 3। 22वां प्रश्न है आपका, विशिष्टीकृत कार्यकलापों के आधार पर पत्तनों के प्रकार के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में पत्तन है, सूची 2 में कार्यकलाप है। अबादान, देखिए अबादान जो है ये पर्सिया की खाड़ी पर पड़ता है और ये एक तेल पत्तन है। आगे बात करें होनोलुलु, तो देखिए होनोलुलु जो है ये आपके एक मार्ग पत्तन या विश्राम पत्तन का उदाहरण है और ये प्रशांत महासागर में पड़ता है। अगला वाला आपका जो है ये है कोपेनहेगन। तो कोपेनहेगन बाल्टिक क्षेत्र के लिए एक आंत्रपो पत्तन है। अब बात कर लेते हैं कोच्चि। देखिए कोच्चि जो है ये एक नौसेना का पत्तन है और आपको पता ही है कोच्चि जो है भारत में है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा आपका 22 का ए वाला, यानी ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। 23वां प्रश्न है आपका, पत्तन और उनके देशों के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में देश है, सूची 2 में पत्तन है। वेनेजुएला की बात करते हैं तो देखिए वेनेजुएला में
माराकाइबो पत्तन है, जो कि एक तेल पत्तन का उदाहरण है। लेबनान की बात करें तो लेबनान में त्रिपोली पत्तन है, जो कि एक टैंकर पत्तन यानी तेल पत्तन का उदाहरण है। ट्यूनीसिया में आपका एस्कीरा पत्तन है, ये भी आपका एक टैंकर पत्तन है। फ्रांस में आपका कैलाइस पत्तन है, जो कि आपका एक पैकेज स्टेशन पत्तन है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला, यानी ए का दूसरा, बी का तीसरा और सी का पहला और डी का यहाँ पर चौथा। 24वां प्रश्न है आपका, रोटरडम पत्तन निम्नलिखित में से किस प्रकार का पत्तन है? नौसेना पत्तन, मार्ग पत्तन, आंथ्रोपो पत्तन या पैकेज स्टेशन पत्तन? रोटरडम पत्तन जो है ये यूरोप के लिए एक आंथ्रोपो पत्तन है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 24 का सी वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।